Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about National Institutional Ranking Framework. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 governance point of view. तो देखिए ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, शॉर्ट में कहें तो NIRF, ये हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पब्लिश करती है और इसके अंतर्गत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग दी जाती है इन सेपरेट कैटेगरीज। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी अलग होती है, कॉलेजेस की अलग होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अलग, इंजीनियरिंग की अलग। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है। साथ ही साथ एक ओवरऑल रैंकिंग भी होती है और ये जो रैंकिंग है ये साल 2015 से ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पब्लिश कर रही है ताकि हमारे यहाँ के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम डेवलप हो और इस तरीके से वो सब अपना जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब ये जो NIRF रैंकिंग है इसमें 5 बेसिक क्राइटेरिया के बेस को लिया जाता है इन ऑर्डर टू गिव रैंकिंग। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज डेवलप्ड, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, स्टूडेंट्स कितना सीख रहे हैं। उसके अलावा रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज, तो कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। ग्रेजुएट आउटकम्स, तो कितने ग्रेजुएट हुए उस यूनिवर्सिटी से, वो भी देखा जाता है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मतलब कितने अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कैटर कर पा रहे हैं, कितना तक आप कह सकते हैं कि आप उस इंस्टीट्यूट का वाइडर डायमेंशन है एज फार एज इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इज कंसर्न। तो ये है चौथा क्राइटेरिया। और पांचवा है पीयर परसेप्शन, कि बाकी इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है उस इंस्टीट्यूट को लेकर के, जो एकेडमी अदर इंस्टीट्यूशन है उनका क्या ओपिनियन है, और खासकर जो इंडस्ट्रीज हैं जो स्टूडेंट्स को फिर हायर करते हैं उनका क्या ओपिनियन है। दैट परसेप्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अलग अलग कंपनी, आखिर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो फिर कई सारे स्टूडेंट्स तो इसी उम्मीद से पढ़ते हैं ना कि फिर उनकी जॉब लगेगी। तो जिस जिस इंडस्ट्रीज में ये स्टूडेंट्स पास होकर के जॉब करने जाते हैं वो इंडस्ट्रीज का क्या ओपिनियन है उन स्टूडेंट्स को लेकर के या उन स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, वो परसेप्शन के बेसिस पे भी रैंकिंग दी जाती है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे NIRF रैंकिंग दी जाती है अक्रॉस द कंट्रीज टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस साल का NIRF रैंकिंग पब्लिश कर दिया है फॉर द ईयर 2024 और ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ऊपर आया है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है वो पिछले 6 साल से लगातार नंबर 1 पे पोजीशन मेंटेन किए हुए है। अगर यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में बात की जाए तो IISc बेंगलुरु इज एट द टॉप। इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगेन IIT मद्रास। मेडिकल कैटेगरी में इट इज एम्स दिल्ली विच इज एट द टॉप। बात की जाए असम लेवल पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तो IIT गुवाहाटी हैज बीन रैंक्ड एट 9th अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो ओवरऑल कैटेगरी है इसमें IISc बेंगलोर है दूसरे नंबर पे, फिर बाकी सारे IITs हैं और 9th नंबर पे है IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इट इज़ ओवरऑल रैंक्ड एट 57th, इस कैटेगरी में 57th पे है। और अगर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बात की जाए तो इट इज़ एट 40th। और स्टेट बेस्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें इसकी रैंकिंग है 13th। स्टेट बेस्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी इज एट द टॉप। उसके अलावा असम से NIT सिलचर इज रैंक्ड एट 92nd इन ओवरऑल कैटेगरी। इस कैटेगरी में NIT सिलचर इज एट 92nd। ये जो NIRF रैंकिंग दी जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट इज डेवलप्ड इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट भारत माला परियोजना। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to infrastructure segment. देखिए थोड़ा
बेसिक से समझते हैं। तो भारत सरकार ने विजन 2047 अडॉप्ट किया है फॉर नेशनल हाईवेज। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जब तक हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या डेवलपमेंट्स लाना है, इसके लिए भारत सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार किया है विद द अल्टीमेट गोल ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड स्टेट, विकसित भारत बाय 2047। तो उसी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने विजन 2047 अडॉप्ट किया है फॉर नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट। अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अपना अपना विजन डेवलप किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अपना खुद का विजन 2047 है। इसके अंदर 3 मेन लक्ष्य हैं। तो वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है अपने सिटीजन्स को, और साथ ही साथ हर एक सिटीजन के लिए उसके प्रॉक्सिमिटी में मैक्सिमम 100 से लेकर के 150 किलोमीटर के रेंज में हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स डेवलप करने हैं, हाईवे, एक्सप्रेसवे। तो चाहे कोई भी गांव हो, वो 100 से लेकर के 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा फ्रॉम अ हाईवे, एक्सप्रेसवे। ये दूसरा लक्ष्य है अंडर विजन 2047। और तीसरा, रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स बाय 95%। तो भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। इनफैक्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स भारत में ही हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है रोड की खराब कंडीशंस। तो रोड के कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे तब जा कर के रोड एक्सीडेंट्स घटेगा। और लक्ष्य है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का कि रोड एक्सीडेंट्स को 95% तक रिड्यूस किया जाए। तो ये है विजन 2047। विजन 2047 इन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसको अटेन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसका नाम है भारत माला परियोजना। तो भारत पर माला परियोजना की अगर बात की जाए तो एज आई टोल्ड यू, विजन 2047 का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत 6 अलग अलग टारगेट्स अडॉप्ट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। तो ये 6 टारगेट्स अगर आप याद कर पाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित किसी भी आंसर में आपको एक सीधा एडवांटेज मिलेगा इफ यू मर्क देम अप एज इट इज। सबसे पहले, डेवलप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स क्या होते हैं? जो इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल हब्स एंड बिग मार्केट्स, तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेंटर्स को लिंक करना। फॉर एग्जांपल, मुंबई को कनेक्ट कर दिया आपने हैदराबाद से, आई एम सो सॉरी, अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद इज नोन फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मुंबई इज नोन फॉर इट्स कंजम्पशन। तो इस तरीके के जो रोड डेवलप किए जाएंगे, हाई क्वालिटी रोड्स, उनको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, कनेक्टिंग कॉमर्शियल सेंटर्स, प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन कॉमर्शियल सेंटर्स। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे, बट सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स स्टैंड अलोन तरीके से दे वॉन्ट बी हेल्पफुल। उन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के साथ साथ एसोसिएटेड या अलाइड रोड नेटवर्क भी बनाना होगा इन ऑर्डर टू डेवलप लास्ट माइल कनेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, आप एक मेजर हाईवे है, मैसिव एक्सप्रेसवे है, और उसके बाद कोई रोड ही नहीं है सिटीज तक पहुंचने के लिए, तो फिर उस एक्सप्रेसवे का या हाईवे का कोई फायदा नहीं होगा। तो जरूरी है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे को कॉम्प्लीमेंट किया जाए विथ ऑक्सिलरी रोड नेटवर्क, जो सिटी एरिया तक, टीयर 2 टीयर 3 टाउन तक पहुंचाए लोगों को, प्लस विलेज तक भी लोगों के लिए कनेक्टिविटी डेवलप करे। तो इसी के लिए इंटर कॉरिडोर फीडर रूट्स डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, तो इसमें फोकस किया जाएगा लेन एक्सपेंशन पे। जो रोड्स ऑलरेडी हैं, हाईवेज ऑलरेडी हैं, नेशनल हाईवेज, उनको एक्सपैंड किया जाए ताकि वहां पे डीकंजेशन हो, रोड अननेसेसरी ट्रैफिक जैम ना हो। बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे, स्ट्रैटेजिक इंप्रूवमेंट या स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट होगा कि आवर मैन्यूवरेबिलिटी इन द बॉर्डर एरियाज विल इंक्रीज। मैन्यूवरेबिलिटी से हमारा मतलब है कि इफ नीडेड हम अपने आर्म्ड फोर्सेस को टाइम बाउंड फैशन में वहां पे मोबिलाइज कर पाए, पहुंचा पाए, इसको कहा जाता है मैन्यूवरेबिलिटी। तो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव सम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज एंड आवर ओन नेशनल सिक्योरिटी। उसके अलावा ट्रेड बूस्ट भी होगा अगर हम बॉर्डर रोड्स को डेवलप करेंगे। दैट इज अनदर एम अंडर भारतमाला परियोजना। उसके अलावा कोस्टल एंड पोर्ट
रोड कनेक्टिविटीज, तो देखिए अब पोर्ट्स डेवलप कर दिया हमने कोस्टल एरियाज में। अभी पोर्ट्स को अगर हम लोग अप्रोप्रिएट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से एंड रेल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करेंगे, देन दैट पोर्ट इटसेल्फ इन स्टैंड अलोन मैनर विल बी मीनिंगलेस। तो पोर्ट से बड़े बड़े कार्गो जब आएंगे पोर्ट के ऊपर, वहां पे अपना सामान अनलोड करेंगे, देन दैट कार्गो हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड एंड रेल नेटवर्क। इसके लिए पोर्ट्स को अगर हमें मीनिंगफुल बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, देन वी नीड टू हैव अ वेल डेवलप्ड रोड कनेक्टिविटी। और भारतमाला परियोजना का लक्ष्य एक ये भी है कि कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स डेवलप किया जाए। तो कोस्टल एरियाज में रोड डेवलप किया जाए, उसके अलावा पोर्ट से कनेक्टेड रोड डेवलप किया जाए। एंड देन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज मतलब ऐसे एक्सप्रेसवे जो अभी बिल्कुल कहीं है ही नहीं। ग्रीन फील्ड का मतलब ही होता है न्यू एरियाज। देखिए, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसका मतलब कि पहले से जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आप एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जो मान लीजिए कि छोटे छोटे रोड्स हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उनको अपग्रेड किया गया, नेशनल हाईवेज है उनको अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया गया, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहा जाएगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे पहले से कुछ भी ऐसा रोड नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्शन के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को कहा जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज भी डेवलप किए जाएंगे। दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना को फेज वाइज इंप्लीमेंट किया जाना है। इतना सारा रोड नेटवर्क एक साथ तो डेवलप हो नहीं सकता। तो भारतमाला परियोजना का फेज 1 स्टार्ट हुआ साल 2017 में। इसके अंतर्गत टारगेट रखा गया कि लगभग 34,800 किलोमीटर रोड्स डेवलप किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्रीज इन डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट सेगमेंट्स। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो टोटल 34,800 में से 26,000 किलोमीटर तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का मैंने आपको मतलब बताया है, कनेक्टिंग इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स। और इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अलावा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो पहले से भारत सरकार के रोड डेवलपमेंट नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एज वेल एज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कराया था इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रोड नेटवर्क इन द कंट्री। उस टाइम में भारत सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP, जिसके अंतर्गत भारत के इंपॉर्टेंट रोड नेटवर्क्स डेवलप किए गए थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स। दीज रोडवेज आर स्टिल कंसिडर्ड एज लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इनको भी वापस से डेवलप करना है, इनको भी एक्सपैंड करना है। तो ये जो मैंने बताया था नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, इस कंपोनेंट ऑफ भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को एक्सपेंशन करना है। तो यह है भारतमाला परियोजना का फेज 1। अनफॉर्चुनेटली ये जो फेज 1 है शुरू हुआ था 2017 में, इसको खत्म किया जाना था 2022 तक, बट अब ये एक्सटेंड होकर के अब as per a recent report released by Ministry of Road Transport and Highway, as per its annual report, it will be now completed by 2027-28। साथ ही साथ जो इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेशन था लगभग 2.5 लाख करोड़ का, वो बढ़कर के 5.35 लाख करोड़ हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि भारतमाला परियोजना का फेज 1 में टाइम एज वेल एज कॉस्ट ओवररन देखने को मिल रहा है। टाइम भी लगभग 2 गुना लग रहा है और कॉस्ट भी लगभग 2 गुना लग रहा है। कारण क्या है इस डिले के पीछे? तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस होता है वो होता है लैंड एक्विजिशन। लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होते हैं फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू गिव एडिक्वेट कंपनसेशन। तो मार्केट रेट देने के बावजूद भी लोग इन जनरल अपनी लैंड को देने के लिए तैयार नहीं होते। तो लैंड एक्विजिशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टेकन अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, अभी जो भी रोड्स डेवलप किए जाते हैं उसमें कई सारे पेड़ पौधों को काटने की जरूरत पड़ती है, तो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस में भी काफी डिले हो रहा है। फंडिंग, देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कॉस्टली अफेयर,
और फंडिंग ले पाना, क्योंकि भारत सरकार ने स्टार्टिंग में सोचा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से भारतमाला परियोजना को थोड़ा डेवलप किया जाएगा, बट प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफी कम रहा है। साथ ही साथ रॉ मटेरियल का कॉस्ट पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया, सीमेंट वगैरह काफी महंगे हो गए। जीएसटी भी कई सारे प्रोडक्ट्स पे जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उन पे सरकार ने खुद ही बढ़ाया, तो ये एक तरीके से बैकफायर कर गया ये। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ये 5 मेजर हिंड्रेंसेस देखने को मिले हैं, जिस कारण से भारतमाला परियोजना का फेज 1 बहुत डिले हो गया, लगभग 5 साल डिले हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेड्यूल। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? अगर मेंस में प्रश्न आए तो क्या क्या आप लिख सकते हैं? स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट, मतलब अगर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या इस तरीके के बाकी कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, तो प्रोक्योरमेंट की एक बहुत ही डिफाइंड स्ट्रैटेजिक मेथड डेवलप करनी होगी कि कैसे हम लोग जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसको हम लोग प्रोक्योर कर पाए। जैसे जीईएम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का एक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि ऑनलाइन बिडिंग के तरीके से कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर किया जा सके। उसके अलावा कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोगों से कम्युनिकेट करना, उनको कन्विंस करना, उनको समझाना अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट फॉर लैंड एक्विजिशन इज नीडेड। एट द सेम टाइम लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन देना। अब देखिए अल्टीमेटली 5-2.5 लाख करोड़ के जगह पे 5 लाख करोड़ तो लग ही रहा है, तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही लैंड एक्वायर करते वक्त लोगों को मार्केट रेट से थोड़ा ज्यादा कंपनसेशन दिया जाए, ताकि लैंड एक्विजिशन जो मेजर हिंड्रेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो एड्रेस हो जाए। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट करना और एडिक्वेट या मोर देन मार्केट रेट दे करके लैंड एक्विजिशन एज ए प्रॉब्लम को एड्रेस करना वुड बी अ वाइजर सॉल्यूशन। उसके अलावा ऑफ कोर्स जीएसटी हैज टू बी मेड मोर प्रेडिक्टेबल इन ऑर्डर टू हैव प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे देखिए यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया है मैंने। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो इट कनेक्ट्स द 4 मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। वहीं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात, एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट झांसी, एंड झांसी इज दैट इज फॉर दैट रीजन झांसी इज नोन एज 0 माइल मार्कर। अब इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने ये फिल्म्स क्वेश्चन आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस पे यूपीएससी ने साल 2021 में ये प्रश्न पूछा था। एक डेटा बस याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी क्वेश्चन में ये डेटा हेल्पफुल हो सकता है कि 1% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट in the stock of infrastructure can directly correspond to 1% increase in GDP of a nation. That is the significance of physical infrastructure, road, railway network, ports. इन पे अगर हम 1% एक्स्ट्रा खर्च करें तो सीधा सीधा 1% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जेनरिक आइडियाज कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको आपको लिखना है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसका रिलेशन डेवलप डिफाइन कर दीजिए और फिर जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सीपीआई इन्फ्लेशन एट 59 months low. This topic is important from our syllabus, GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सबसे पहले एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। हमने क्लास में भी देखा है, साल 2015 में भारत सरकार ने आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आरबीआई की जो मेन जिम्मेदारी बताई गई, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई वाज टू टैकल इन्फ्लेशन। और वो भी कौन सा इन्फ्लेशन? सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। एंड द टारगेट वाज आल्सो डिफाइंड कि इन्फ्लेशन शुड बी क्लोज टू 4% सीपीआई इन्फ्लेशन, बट यस डेविएशन ऑफ 2% वाज अलाउड, मतलब मैक्सिमम इट कैन गो टू 6 और इट लीस्ट इट शुड बी एट 2%, नॉट लेस देन दैट। तो ये तो हमने क्लास में देखा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन की टारगेटिंग आरबीआई को दी गई
as per monetary policy framework agreement and the target is 4 ± 2%. एट द सेम टाइम इस एग्रीमेंट में यह बात लिखी गई है कि अगर 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स तक आरबीआई सीपीआई इन्फ्लेशन को इस रेंज में रखने में नाकामयाब होती है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ आरबीआई, ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर, एंड आरबीआई विल हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया explaining the reason behind its failure and what corrective measures it is taking in order to bring the inflation again back in the desired range. तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और अगर इन्फ्लेशन डिजायर्ड रेंज में रहता है देन आरबीआई कैन फोकस ऑन ग्रोथ। तो प्राइमरी गोल इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड देन सेकेंडरी गोल इज ग्रोथ। आई जस्ट होप कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है क्लास में उनको सारी बातें याद आ रही होंगी। तो ये है आरबीआई और भारत सरकार के बीच का एग्रीमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और फिर इस एग्रीमेंट को जाकर के मेंशन कर दिया गया इन आरबीआई एक्ट बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट, एंड दिस इज हाउ वी कैन से कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हैज नाउ स्टैट्यूटरी बैकिंग। जब इनिशियली ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लाया गया था तो इट वाज वैलिड ओनली टिल 2021। फिर 2021 में भारत सरकार ने इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। तो नाउ द टारगेट ऑफ 4 ± 2% इज वैलिड फॉर आरबीआई टिल 2026। अब करंट न्यूज देखते हैं। करंट न्यूज ये है कि पिछले 5 सालों में लगभग पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन हैज कम डाउन बिलो 4%, जो आरबीआई का मेन मार्क है। देखिए 4 ± 2% तो ओवरऑल टारगेट रेंज है, बट डिजायर्ड सीपीआई इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए? 4%। और पिछले 5 सालों में पहली बार सीपीआई इन्फ्लेशन 4% से कम हुआ है। आखिरी बार जब ये 4% से कम हुआ था दैट वाज सितंबर 2019। बट ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन 4% के पास आया है उससे थोड़ा नीचे आया है, उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है हाई बेस इफेक्ट। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इफेक्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। आई जस्ट होप यू रिमेंबर इट। बेस इफेक्ट क्या है? जैसे देखिए जुलाई 2023 में ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन वाज हाई और इसी कारण से इस साल ठीक ठाक सी महंगाई होने के बाद भी परसेंटेज में ये थोड़ा कम दिख रहा है। प्लीज रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इफेक्ट व्हाट वी डिस्कस्ड इन द क्लास कि व्हेन द प्रीवियस ईयर इज क्वाइट हाई then even a high absolute increase in inflation appears less in percentage. But if previous year is quite low, then even high absolute increase appears, or I'm so sorry, if previous year is low, then even a low absolute increase appears very high in percentage. This idea is true for GDP growth calculation as well as inflation calculation as well. पिछला साल को हम बेसिस बना करके ग्रोथ मेजर करते हैं या इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, और अगर पिछला साल काफी छोटा है तो थोड़ा सा भी अगर ग्रोथ होगा तो परसेंटेज में ज्यादा दिखेगा। पिछला साल अगर काफी बड़ा है तो अच्छा खासा ग्रोथ भी परसेंटेज में कम दिखेगा। दिस इज नथिंग बट बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट इज बीइंग टोल्ड एज वन reason behind inflation in July, CPI inflation in July coming below 4% because CPI inflation in July 2023 was high. ये जो कॉन्सेप्ट है बेस इफेक्ट का, इसके ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी आल्सो, सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए 1-2 दिनों पहले ही हमने कोर सेक्टर का कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट एक वीक पहले में भी कोर सेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। कोर सेक्टर्स 8 सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के हैं जिनको एक साथ कहा जाता है कोर सेक्टर्स। कोर सेक्टर्स मींस दे आर मेजर ड्राइवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। वो है तो 8 ही बट उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर एग्जांपल सीमेंट, अगर सीमेंट ज्यादा बनेगा तो फिर रोड कंस्ट्रक्शन होगा, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन होगा, उससे फर्दर और भी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। रिफाइनरी से अगर पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस होगा तो फिर उससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो बाकी सारी लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन होंगी। तो फॉर दैट रीजन दीज आर ओनली 8 इंडस्ट्रीज
but yet they are so important that collectively they are known as core sectors. और उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इन 8 इंडस्ट्रीज में सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का, बट फर्टिलाइजर इज अमंग्स्ट द 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी नोन एज कोर सेक्टर, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। अब जरा समझिए, ये तो हो गए कोर सेक्टर 8, लेकिन टोटल अगर इंडस्ट्रीज की बात करें हमारे देश में, तो टोटल नंबर ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज कलेक्टिवली आर 407, 407 तरह की अलग अलग आइडेंटिफाइड इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में, जिसमें से 8 को आइडेंटिफाई किया है एनएसओ ने एज कोर सेक्टर। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आइडेंटिफाई किया है एज कोर सेक्टर। बाकी जो 399 सेक्टर्स हैं उनको आप कह सकते हैं नॉन कोर, बट कलेक्टिवली दिस 407 सेक्टर्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 407 तरह के सेक्टर्स को कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इनके प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हो रही है मंथ आफ्टर मंथ, इसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स डेवलप किया है एनएसओ ने, वही एजेंसी जो जीडीपी कैलकुलेट करती है, जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करती है, उसी को काम दिया गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेजर करने का। और फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेजर करके इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी की तरफ, वो यहां से वो ले लेती है। तो ये आईआईपी विच इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडस्ट्रियल growth of Indian economy, that is one of the base supplier of data for GDP calculation। और IIP भी कैलकुलेट करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कैलकुलेट करता है एनएसओ, जीडीपी एंड जीडीपी ग्रोथ भी कैलकुलेट करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। IIP is calculated on monthly basis while GDP and GDP growth is calculated on quarterly basis। आईआईपी का भी बेस ईयर है 2011-12, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें टोटल 407 तरह के इंडस्ट्रीज को लिया गया है, उसमें से 8 इंडस्ट्रीज को कहा गया है कोर और बाकी 399 है नॉन कोर। अब ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका आईआईपी में हैं तो वो सिर्फ 8 इन नंबर्स, बट आईआईपी में उनका वेटेज है 40.27%, जबकि नॉन कोर इंडस्ट्रीज इनकी संख्या है 399 बट वेटेज है 59.73%। That itself indicates कि core industries are so significant. They are just 8 in number, yet weightage is about 40%. तो 407 तरह की इंडस्ट्रीज और उन इंडस्ट्रीज का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एनएसओ ने एक इंडेक्स डेवलप किया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और बेस ईयर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है 2011-12। अब अगर ये 407 तरह की इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो इनमें 405 तो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। माइनिंग हैज बीन कलेक्टिवली टेकन एज वन सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी एज अनदर सेक्टर। अगर इन 407 तरह की इंडस्ट्रीज का माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी वाइज सेग्रीगेशन करके वेटेज देखा जाए, ओवरऑल हमने आईआईपी में वेटेज देखा उनका कोर और नॉन कोर करके, तब 40.27 एंड 59.73 आया। बट अगर उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज टेकन अप, देन दे आर बेसिकली 3: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं 405 आइटम्स और उसका वेटेज सबसे ज्यादा है 77.6%, जबकि माइनिंग का फिर वेटेज है 14.3 एंड इलेक्ट्रिसिटी का 7.9। तो वेटेज को भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना होगा बिफोर प्रीलिम्स। तो ये हो गई बात अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो टुडे वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर इंडस्ट्री one step further and we have seen how core industry is put in overall industrial sector of India and what significance core industries या core sector holds in overall industrial production of India। अब current news देख लेते हैं कि IIP fell 5 month low in the month of June and came down to 4.2%। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो न्यूज है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये आर्टिकल मैंने इसीलिए कवर किया ताकि एक बार आपको आईआईपी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं और मैं आपको बता दूं कि कोर सेक्टर हाउ इट फिट्स इनटू ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पिछले 5 महीनों का लोएस्ट रहा है आईआईपी 4.2% इन द मंथ ऑफ जून, और उस लो ग्रोथ के पीछे जो
मेन कारण है वो है मैन्युफैक्चरिंग। आप देख ही रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज कितना ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग grew only at 2.6%. That was the reason why IIP was low at 4.2%. But this news need not to be mugged up. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, डियाओ एंड सेनकाकू आइलैंड, इट इज आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान। बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, जबकि कॉल मनी मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के पहला दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा भी सही है, बस चौथा स्टेटमेंट गलत है। इसके फैसले को एनसीएलटी में इसके फैसले के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT। तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3। प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसके अंतर्गत पहला तो सही है बट दूसरा यहां डीजल के कारण गलत हो गया। नीलाखुरुंजी में अगेन क्रिटिकली इंडेंजर तो है नहीं, ये इसको कहां रखा गया, वल्नरेबल। एंड ये वाला दूसरा स्टेटमेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली इन वेस्टर्न घाट के कारण गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।